आज हम लोग का टॉपिक क्या है? टॉपिक है व्हाई एथिकल सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अलग से टॉपिक है ये। अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग था और पहला चैप्टर हम लोग का पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे एक दो छोटे से टॉपिक बचे हैं जो सिलेबस में नहीं है बट समझने चाहिए, जो एक जनरल क्वेश्चन मन में आना चाहिए किसी के भी, और आपके भी आना चाहिए था। नहीं आया अलग बात है, तो नहीं आया तो उसको लाइए और फिर उसको समझिए, ठीक है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन उठता है इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद, वैल्यूज को पढ़ने के बाद, और इतने फैक्टर्स और सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी ना, डायमेंशंस वगैरह, डिटर्मिनेंट्स वगैरह, सब पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए था कि ये सब की जरूरत क्या है, वैल्यूज की जरूरत क्या है, नॉर्म्स की जरूरत क्या है, कंडक्ट की जरूरत क्या है, या वो सब उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत क्या है। तो एक जनरल क्वेश्चन जो मन में आना चाहिए वो यही कि व्हाई इज एथिकल सिस्टम रिक्वायर्ड इन अवर सोसाइटी। हमारे समाज में एक नैतिक व्यवस्था की क्या जरूरत है, क्यों एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, क्यों मानव के अंदर उनके मूल्यों का संवहन होना चाहिए, उसका इंटरनलाइजेशन होना चाहिए। तो कोई ना कोई जरूरत तो होगी ना। बिना वैल्यू सिस्टम के क्यों नहीं समाज हमारा चल सकता, बिना एथिकल सिस्टम के क्यों हमारी दुनिया नहीं चल सकती, बिना मोरल वैल्यूज के क्यों हमारा समाज नहीं चल सकता, बिना धार्मिक मूल्यों के हमारा समाज क्यों नहीं चल सकता। इन सारे सवालों के जवाब क्या हैं, तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस डिस्कशन में अच्छा, ये एथिकल सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों जरूरत है समाज में, इसकी दो तीन वजह हैं, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। उससे पहले एक चीज समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग अपना समाज देख रहे हैं ना, अपनी सोसाइटी देख रहे हैं, ये सोसाइटी कैसे चल रही है, एथिकल सिस्टम भी क्या कर रहा है, हमारी सोसाइटी को एक तरीके से ऑपरेट कर रहा है, हमारी सोसाइटी को एक रूपरेखा दे रहा है। तो इसको लेके फिलॉसफी में जो है अलग अलग थिंकर्स रहे, अलग अलग फिलोसफर्स रहे, उनके अपने अपने व्यूज रहे, सोसाइटी को लेके अपनी अपनी विचारधाराएं रही। उसमें दो थियरीज आती हैं, आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा अगर फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो उसमें भी आपको ये जिक्र दिखाई दे सकता है। हो सकता है आपने उन थियरीज का नाम भी सुना। पहली जो थियरी है वो है फंक्शनलिज्म, दूसरी जो थियरी है वो है कॉन्फ्लिक्ट थियरी। फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन से बना है, यानी कि कुछ ऐसा चलने के सेंस में कोई बात होगी। ये एक थियरी है, इसके पीछे बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक नाम आता है एमाइल डर्कहाइम का, एकदम शुरुआती इस थियरी के जो है कह लीजिए कि फादर रहे हैं। इसके अलावा नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का, और एक नाम आ जाएगा आपका जो है टॉलकॉट का। टॉलकॉट पार्सन नाम सुना है आपने? टॉलकॉट पार्सन ने ही इस थियरी को एक कह सकते हैं कि एक मुकाम तक पहुंचाया। तो ये सब जितने थिंकर्स का हम नाम लिए ना, सब बड़े महान थिंकर्स रहे, महान फिलोसफर्स रहे। एमाइल डर्कहाइम बड़ा नाम है फिलोसफी में। इसके अलावा एक और नाम था, हाँ, ऑगस्ट कॉम्टे। ये भी जो है शुरुआत से इस थियरी के जो है जुड़े रहे हैं। तो ऑगस्ट कॉम्टे, एमाइल डर्कहाइम ये शुरुआत में थे। उसके बाद जो है टालकॉट पार्सन जो है, इन्होंने एक मुकाम तक इस थियरी को पहुंचाया। ये थियरी कहते क्या है, फंक्शनलिज्म जो है क्या कहता है? ये सोसाइटी को एक
ऐसा सिस्टम मानता है जो बहुत सारे छोटे-छोटे सिस्टम से कनेक्ट होके चल रही है। यानी कि सोसाइटी चल इसलिए रही है क्योंकि वो सारे छोटे-छोटे सिस्टम चल रहे हैं। अगर वो सारे छोटे-छोटे सिस्टम हट जाएँ, तो सोसाइटी का कोई वजूद नहीं है। ये ऐसी आइडियोलॉजी है, ऐसी विचारधारा है जो यकीन करती है कि अगर कोई भी चीज़ चल रही है समाज में, सिर्फ़ चलने से ही सेंस है इसका कि अगर कोई चीज़ चल रही है, मान लीजिए कोई रीति-रिवाज है, कोई प्रथा है, कोई नॉर्म है, अगर सोसाइटी में चल रहा है, तो वो चल इसीलिए रहा है कि उसका कोई एक महत्व है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, उसका एक योगदान है, उसका एक कंट्रीब्यूशन है। अगर उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसका योगदान नहीं होता, तो वो चीज़ क्या होती? चलती ही नहीं, वो चीज़ खत्म हो गई होती। लेकिन अगर चल रही है तो इसका मतलब वो कुछ न कुछ अपना योगदान दे रहा है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, उससे लोगों को लाभ हो रहा है, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा नहीं होता, तो वो चीज़ चल ही नहीं रही होती। तो हर चीज़, कोई भी चीज़ जो आज अपने समाज में आप देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से वो समाज को या सामाजिक जो भी प्राणी हैं, जो इंसान हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उससे एक फ़ायदा या लाभ पहुँच रहा है और ये जो चीज़ें हैं, वो किसी न किसी रूप में अपना योगदान समाज को दे रही हैं। इसको आसान भाषा में थोड़ा-सा समझते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारी बॉडी है ना, अब हमारी बॉडी में अलग-अलग पार्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट है या लंग्स हैं, ठीक है? अब मान लीजिए हमारा हार्ट है, अब हार्ट मान लीजिए पंप नहीं कर रहा है आपका ब्लड, सर्कुलेशन आपका नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए वो हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, तो फिर हार्ट की कोई वैल्यू है, कोई वजूद है? कोई वजूद नहीं है। हार्ट का वजूद तब तक है, हार्ट का महत्व तब तक है, आपके हृदय का महत्व तब तक है, जब तक कि वो चल रहा है। और चल रहा है मतलब तब जब तक कि वो अपना एक योगदान दे रहा है आपकी बॉडी में। अगर वो आपकी बॉडी में कोई योगदान दे ही नहीं रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं। तो अगर वो हार्ट या जितने भी ऐसे छोटे-छोटे ऑर्गन्स हैं, वो सब अपना-अपना काम करना बंद कर दें, सब अपना-अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, छोटा-छोटा योगदान दे रहे हैं अपना-अपना काम कर के, वो सब अपना काम बंद कर दें। तो वो तो काम बंद किए, उनका वजूद तो खत्म ही, आपकी बॉडी का भी वजूद खत्म। हार्ट ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन हुआ नहीं, हार्ट बीट बंद हुई, आप मर गए। दिमाग अपना काम करना बंद कर दे, ब्रेन हेमरेज हुआ, आप कोमा में चले गए, कुछ भी हुआ, खत्म हो गई, बॉडी खत्म। तो वही चीज़ फंक्शनलिज्म में जो थिंकर्स हैं, टैलकॉट पार्सन हैं, ये कह रहे हैं कि सोसाइटी भी इसी तरीके से है, सोसाइटी भी हमारी, जैसे हमारी बॉडी क्या है, वही हमारी सोसाइटी हो गई मान लीजिए, और छोटे-छोटे जो सिस्टम्स हैं, वही हमारे ऑर्गन्स हुए। तो जब तक ऑर्गन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब तक बॉडी है। यानी कि जब तक वो छोटे-छोटे सिस्टम्स चल रहे हैं समाज में, तब तक सोसाइटी वजूद में है, सोसाइटी चल रही है। ठीक है? तो सोसाइटी इस फंक्शनलिज्म की थियरी के अकॉर्डिंग कैसे चल रही है, क्लियर वन। दूसरी थियरी क्या कह रही है? कॉन्फ्लिक्ट थियरी। ये थोड़ा अलग बात करती है। कॉन्फ्लिक्ट थियरी में एक मेजर नाम आता है, सबसे फेमस नाम आता है, वो आता है कार्ल मार्क्स का। ठीक है? अब कार्ल मार्क्स का नाम आएगा यानी कि मार्क्सिस्ट फिलॉसफी आ गई, मार्क्सिस्ट विचारधारा आ गई। इसमें क्या है? ये फंक्शनलिज्म से अपोजिट कह लीजिए। ये नहीं थी, ये थियरी ये नहीं कहती है कि हाँ, सब लोग अपना-अपना योगदान दे रहे हैं इसलिए चीज़ें चल रही हैं। अमीर लोग शोषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे समाज को कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन समाज में हो रहा है। ये बात नहीं कहती। इन्होंने सीधे-सीधे क्या किया, समाज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो डोमिनेंट हैं और कुछ ऐसे, मतलब आधे ऐसे लोग हैं जो कि डोमिनेटेड हैं। डोमिनेंट ग्रुप का इन्होंने सीधा-सीधा कार्ल मार्क्स की भाषा में समझिए, बुर्जुआज़ी, बुर्जुआज़ी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पूंजीपतियों के लिए, जो बड़े-बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, अमीर लोग हैं, वो उनको बुर्जुआज़ी टर्म जो है दिया गया। तो बुर्जुआज़ी एक ग्रुप है, ये क्या है? डोमिनेंट ग्रुप है, इनका वर्चस्व है समाज में। अब कार्ल मार्क्स के टाइम पे पहुँच जाइए, 300 साल पहले, 200 साल पहले,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम हो जाइए 300 साल पहले। तो उस टाइम पे क्या है, पूंजीवादियों का वर्चस्व, और वो पूंजीवादी कौन है, बुर्जुआजी। ये हो गए डोमिनेंट क्लास। और उन पूंजीवादियों के वर्चस्व में जो आम आदमी पिस रहा है, जो मजदूर वर्ग पिस रहा है, वो है डोमिनेटेड ग्रुप, जिसपे वर्चस्व कायम किया गया, जिसपे डोमिनेट किया गया, डोमिनेटेड, वैसे वैसे पढ़े होंगे आप लोग। तो इन दोनों के बीच में परस्पर एक युद्ध चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, टकरार चलती रहती है, और इसी तकरार से सोसाइटी चलती है। ये थियरी थी कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि उस टाइम पे जब वो थियरी थी, वो यही समाज ही चल रहा था। एक पूरा समाज दो क्लास में बस बटा हुआ था, एक अमीर लोग, एक गरीब लोग, जिसको सर्वहारा वर्ग कहा जाता था। और अमीर जो लोग थे, जो डोमिनेंट ग्रुप थे, बुर्जुआजी जो थे, वो सर्वहारा वर्ग का शोषण किया करते थे, जरूरत से ज्यादा काम कराया करते थे, जितना मेहनत करते थे उतनी मजदूरी नहीं देते थे। तो पूंजीपति जो है फैक्ट्री लगाते थे, उससे पूरा देश चलता था। जाहिर सी बात है, टैक्स और ये पूरी आमदनी है, फैक्ट्री से करोड़ों रुपए आते हैं। और वो फैक्ट्रीज चल किसकी वजह से रही है, वो चल रही है मजदूर की वजह से। मजदूर अगर छोड़ दें तो उनका काम खत्म, वो छोड़ दें तो इनका काम खत्म। तो सोसाइटी किससे चल रही है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, और उस कॉन्फ्लिक्ट से ही सोसाइटी चल रही है। कोई एक जनरल कंसेंसस जो है, कंसेंसस नहीं है, एक आम सहमति नहीं है। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, एक सामान्य सहमति। तो कोई सामान्य सहमति नहीं है, जरूरत के हिसाब से लोग एक जो है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की पूर्ति के लिए एक जो भी सिस्टम दिख रहा है, वही कह लीजिए कि सोसाइटी का एक रूप है, कॉन्फ्लिक्ट थियरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया सोशियोलॉजी फिलोसफी के अकॉर्डिंग, और ये मेन ब्रांचेज हैं। ठीक है, फिलोसफी की डिटेल में कभी वैसे लास्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन हम लोग बस देखेंगे फिलोसफर्स को ही, थिंकर्स को ही। तो ये थियरी समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। इसका आगे भी इस्तेमाल होगा, इसलिए भी समझना जरूरी था, और समाज कैसे चल रहा है ये समझने के लिए चीजें जरूरी थी। अब आते हैं एथिकल सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड है। इसके देखिए 3 कारण है। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। समाज के वजूद के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए एथिकल सिस्टम जरूरी है। कैसे, वो भी देखेंगे। दूसरा, सोसाइटी की वेल फंक्शनिंग के लिए, अच्छे तरीके से सोसाइटी काम करे, उसके लिए एक एथिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी एक एथिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सोसाइटी है क्या, कैसे चल रही है, ये हम लोगों ने समझ लिया ना। लेकिन उस सोसाइटी का वजूद बना कैसे रहेगा, उसकी मौजूदगी कैसे आप निर्धारित करेंगे, कैसे एक सोसाइटी का एग्जिस्टेंस है, ये डिपेंड कर रहा है एथिकल सिस्टम पे। सोसाइटी अच्छे तरीके से चल रही है, या अगर अच्छे से आप सोसाइटी चलाना चाहते हैं, एक समाज, एक अच्छा समाज आप अपनी नज़र में बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एथिकल सिस्टम जो है रिक्वायर्ड है। और अपने समाज का अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो भी एथिकल सिस्टम रिक्वायर्ड है। अब कैसे है, ये हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए एथिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। क्यों? अगर एथिकल सिस्टम नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सोसाइटी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, समाज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो यानी कि अगर हम समाज का अस्तित्व चाहते हैं तो एथिकल सिस्टम रिक्वायर्ड है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात प्रूव करने के लिए सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा।
कोई ऐसी दलील देनी पड़ेगी ना कि क्यों अगर एथिकल सिस्टम गायब रहे तो क्यों सोसाइटी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एक सोसाइटी, एक समाज, समाज किसको समझ रहे हैं ना, समाज। तो इसको लेके एक दो थिंकर्स की हम लोग बात करेंगे। देखिए, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में और आजकल जो बिजी लाइफ चल रही है, एक सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में जिस तरीके से बिजी हैं, लोगों के पास वक्त की कमी है, इसी में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। और लड़ाई झगड़े में एक सबसे बड़ी जो शिकायत रहती है, माँ बाप हों, घर वाले हों, फ्रेंड्स हों, पहले लाइफ पार्टनर आपके हों, कोई भी हो, एक शिकायत रहती है कि वक्त नहीं रहता या सामने वाला इंसान सेल्फिश हो गया। तो फिलॉसफी में कुछ ऐसे थिंकर्स रहे जिनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया क्या है, सेल्फिश है, स्वार्थी। हर कोई स्वार्थी है, यहाँ तक कि माँ बाप भी। दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप को लेके आइए जो आपकी नजर में है, वो भी स्वार्थी। तो स्वार्थ से दुनिया चलेगी नहीं। उसके लिए हमें चाहिए एक सिस्टम, एक व्यवस्था। और वो व्यवस्था कौन सी होगी? नैतिक मूल्यों की, एथिक्स की, मोरालिटी। स्वार्थी कैसे है दुनिया, पहले तो ये समझिए, उसके बाद हम लोग व्यवस्था को भी लेके आएंगे। देखिए, शुरू में एक टर्म बताया गया था आप लोगों को, वो था इड। इसके अलावा एक था सुपर ईगो। हो सकता है ना याद हो, कोई नहीं, अगर नहीं भी याद होगा तो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे सारे लोग सेल्फिश हैं। देखिए, सेल्फिशनेस की जो कहानी शुरू हुई ना, वो शुरू हुई थॉमस हॉब्स से। ये एक थिंकर्स रहे, बड़े महान थिंकर रहे। इनकी एक विचारधारा है इगोइज्म, एक स्ट्रीम है, एक डिसिप्लिन है फिलॉसफी। इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे सेल्फिशनेस को समझते हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब के सब सेल्फिश हैं, सब स्वार्थी। सबका नेचर जो है, सबकी प्रकृति स्वार्थ से भरी हुई। इन्होंने एक जो है एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना भी होगा, विकास सर कई बार जो है आप लोगों ने शॉर्ट्स में यूट्यूब पे सुना होगा कि अज्यूम करिए कि एक जो है मतलब बहुत ही लिमिटेड फूड है आपके पास, बहुत कम खाना है, और आपके घर में जो है मान लीजिए आप हैं, आपकी अम्मी हैं, दो लोग हैं, आप छोटे हैं मान लीजिए, चलिए ठीक है, मान लीजिए आपकी अम्मी है। तो आपके घर में लिमिटेड खाना है, आप भी भूखी हैं, आपकी बच्ची भी भूखी है। तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे? एक ऑप्शन तो ये है कि आप पूरा खाना अपनी बच्ची को दे देंगे बड़ा दिल करके, ठीक है, और खुद भूखे रह जाएंगे। दूसरा ये है कि आप दोनों लोग जो है बहुत भूखे हैं, कई दिन से मान लीजिए भूखे हैं, तो दोनों लोग आधा आधा खाना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर बांटेंगे, ताकि दोनों लोग जो है थोड़ी थोड़ी भूख मिट जाए। तो दोनों में कौन सा लग रहा है आपको कि रास्ता जो है आपकी अम्मी या मान लीजिए आप ही चूज करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, माँ का नाम आते ही आपके मन में तुरंत आएगा पहला ऑप्शन कि हम पूरा खाना अपनी बच्ची को दे देंगे, या कोई भी माँ होगी तो यही मन में आएगा। लेकिन ये अगर माँ कर भी रही है कि वो अपना भी खाना मान लीजिए बराबर बराबर नहीं बांट रही, पूरा का पूरा खाना ही अपनी बच्ची को दे रही कि नहीं मेरी बच्ची पहले खा ले, उसका पेट भर जाए, मैं भले भूखी रह लूंगी। अब ये कर रही है अगर वो माँ, तब तो बहुत महान माँ हो गई ना वो। लेकिन उसी महान माँ को थॉमस हॉब्स ने क्या बोल दिया? सेल्फिश, स्वार्थी हो गई। कैसे स्वार्थी हो गई भाई? इतना बड़ा दिल था कि अपना खाना उठा के भी अपनी बच्ची को दे दिया कि उसका पेट भर जाए, मैं भूखी रह लूंगी, तब कैसे स्वार्थी हो गई? इसका जवाब क्या है? आप क्या कहेंगे उस माँ के नेचर को, उस माँ की प्रकृति को जो अपना खाना छोड़ के भी, अपना खाना छोड़ के जो है अपनी बच्ची को दे दे?
कोई जवाब देगा? कोई माइक ऑन करके बोलना चाहे? क्या इस नेचर को, इस काम को हम लोग बोलेंगे कि एक स्वार्थी वाला काम है उसकी माँ जो है, या अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वार्थी हुए? कोई जवाब नहीं। चलिए हम लोग तब हॉब्स की ही दलील सुन लेते हैं। हॉब्स ने क्या बोला? हॉब्स ने बोला कि दुनिया का कोई भी काम जो इंसान कर रहा है और उसके नेचर के अकॉर्डिंग अगर है वो है, तो वो हर काम सेल्फिश हो गया। नेचर के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है? नेचर का मतलब आपका किरदार, ठीक है? तो कोई भी काम आप अपने किरदार के या नेचर के खिलाफ मान लीजिए कर रहे हैं, उससे खुशी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन कोई भी काम आपके किरदार के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपके किरदार के, आपके नेचर के दायरे में हो रहा है, तो उससे आपको खुशी मिलती है। इसी खुशी को जरिया बना के हॉब्स ने बोला कि ये स्वार्थीपना है या सेल्फिशनेस है। क्योंकि अगर उस माँ ने अपने बच्चे को खाना खिलाया, अपना खाना भी दे दिया, खुद भूखी रह गई और अपना खाना भी उठा के अपनी बच्ची को खिला दिया, तो बच्ची ने जब वो खाना खाया तो सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति किसको हुई? बच्ची को या माँ को? बच्ची का पेट भर गया, बहुत खुश हो गई, लेकिन बच्ची से भी ज्यादा आनंद की प्राप्ति या सुकून किसको मिला? माँ को मिला। वो ममता वाला है लेकिन सुकून मिला ना? तो खाना उसने दिया, तो खाना दे के बदले में उसने उस खुशी की कामना की। जो एक त्याग उसने दिया, उस त्याग का फल उसको मिला। उसने दिया, उसका वो स्वार्थ हुआ। ठीक है? ये बात किसने बोली? थॉमस हॉब्स ने। ठीक है? या मान लीजिए आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कोई चीज कर ले रहे हैं कि हाँ अपने अपनी चीज छोड़ दे रहे हैं, आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई अपनी छोड़ के, कॉल आ गई, फोन आ गया मान लीजिए, छोड़ के, या फिर आपका दोस्त ही है मान लीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ दीजिए, अब पढ़ाई अपनी छोड़ के फोन उठा के बात कर लेते हैं उसकी खुशी के लिए, ठीक है कॉल मैसेज किया बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा है रिश्ते निभाने का। खुशी मिलती है आपको, लोगों को हंसा के, लोगों को अपना वक्त दे के, लोगों की हेल्प करके खुशी मिल रही है आपको। खुशी मिल रही है तो ही तो आप वक्त दे रहे हैं, खुशी मिल रही है तो ही आप मदद कर रहे हैं। एक व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में गिर गया, आपने तुरंत उसको पकड़ के उठाया, क्यों? क्योंकि आपको मदद करके खुशी मिल रही है। स्वार्थी हो गए आप? नहीं हुए। सेल्फिश हुए एक सेंस में, बट आजकल जो सेल्फिश वर्ड यूज होता है वो सेल्फिश नहीं हुए। एक और वर्ड आता है, एक बार ग्रुप में हम भेजे भी थे, एक हम लोग का सेगमेंट चलता था टुडेज वर्ड, एक वर्ड भेजा जाता था, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। वर्ड था एल्ट्रुइज्म। ये बड़ा करीबी वर्ड है सेल्फिशनेस के। एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म या एल्ट्रिस्टिक पर्सन, जैसे ये माँ ने जो मदद की, अपना खाना बच्चे को दे दिया, आप जा रहे हैं किसी को मदद कर रहे हैं तुरंत दौड़ के, उससे जो खुशी की प्राप्ति हो रही है, वो आज का ये स्वार्थीपना नहीं है। सेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने अलावा कुछ सोचते ही नहीं, मतलब सामने वाले का भला नहीं होता, वो सेल्फिशनेस होता है एक्चुअल में, अगर आप एटिमोलॉजिकल मीनिंग में जाएंगे तो। लेकिन ये सब सेल्फिशनेस का जो नेचर है ना, ये एल्ट्रिस्टिक है। एल्ट्रिस्टिक या एल्ट्रिज्म का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले की खुशी के लिए अपनी चीजें आप त्याग दें, अपनी चीजें छोड़ दें। जैसे अभी एग्जांपल दिए ना कि आपके फ्रेंड ने कॉल किया, अज्यूम करिए कि आपने प्लान किया था कि हम 8 घंटा आज पढ़ेंगे, एकदम फोन छुएंगे तक नहीं, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बीच में आपके फ्रेंड का कॉल आ गया। आपने उसका दिल रखने के लिए, मान लीजिए वो अपना दुख सुना रहा है, अपनी खुशी बांट रहा है, आपने दिल रखने के लिए अपना 1 घंटा उसको दे दिया। आपने सोचा ठीक है 8 घंटा आज नहीं तो कल 9 घंटा पढ़ लेंगे। आप क्या कर रहे हैं? सामने वाले की खुशी के लिए, सामने वाले की भले के लिए आप अपना 1 घंटा दे दे रहे हैं। अगले दिन भी यही चीज हो, आप फिर से वही काम कर दे रहे हैं। तीसरे दिन भी यही हो, आप फिर से वही काम कर रहे हैं। तो इससे जो आपको सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है रिश्ता निभा के, या अपना वक्त दे दे रहे हैं, अपने एकदम जरूरत की चीजें छोड़ के सामने वाले की खुशी के लिए, सामने वाले की जरूरत के हिसाब से आप काम कर रहे हैं,
तो आप कैसे पर्सन हुए? एल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, बहरहाल तो थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या हुई, दुनिया सेल्फिश है और सेल्फिशनेस किस तरीके से ये बताया ना। लेकिन एक और है थिंकर, फेमस थिंकर है, नाम है इमैनुअल कांट। कांट ने क्या कहा? कांट ने कहा कि जितने भी इंसान हैं वो इंसान हमेशा ही एक तकरार में फंसे रहते हैं। कैसी तकरार? क्लियर कर लेते हैं इसको। देखिए कांट ने क्या कहा, कांट ने कहा कि हमेशा लोगों के बीच में एक तकरार रहती है, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कैसा कॉन्फ्लिक्ट रहता है? लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं, एक मझधार में फंसे रहते हैं दो चीजों के। कौन कौन से? लस्ट या फिर डिजायर कह लीजिए, और दूसरा विजडम। ठीक है, लस्ट का अनुवाद होता है, लस्ट का हिंदी अनुवाद होता है हवस होता है। तो हवस का मतलब कोई भी हवस हो सकती है, काम के प्रति अपनी कोई भी चीज ऐसी जिसको करके आपको खुशी मिल रही है, वो भी एक हवस है। तो हमेशा लोग जो है विजडम और लस्ट या डिजायर के बीच में हमेशा लोगों के मन में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि कौन सा रास्ता चुने। अब शुरुआत में हम आपको एक हिंट दिए थे इड और सुपर ईगो का। शुरू में हम बताए थे कि इड का मतलब क्या है कि आप अपनी खुशी के लिए, वक्ती खुशी के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, सेंसरी प्लेजर के लिए कोई काम कर रहे हैं, आप उसमें सोचते नहीं हैं, नैतिकता की कसौटी पे उसको तौलते नहीं है कि इस काम को करने से क्या ये मेरे अगल बगल वाले जो लोग हैं उनसे उन पे कोई फर्क पड़ रहा है कि, या समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या समाज के दायरे में रह के क्या हम ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये सब चीजें नहीं सोच रहे हैं तो वो हमारा इड है। आप अपनी वाइफ के साथ हैं, रास्ते में चल रहे हैं एकदम पब्लिक में, और आप अचानक मान लीजिए वाइफ को किस करने शुरू कर देते हैं, आप कहेंगे हस्बैंड वाइफ है, लेकिन क्या वो समाज के दायरे के हिसाब से जो व्यवस्था है, जो एथिकल सिस्टम है उसके हिसाब से सही है? नहीं है। आप कहेंगे नहीं हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, वो तो कानूनी तौर पे भी क्या हो गया उस, हाँ हस्बैंड वाइफ है, उनका मन की किस कर लिया, लेकिन वो क्या हो गया, गलत हो गया। हालांकि भारत में कानूनी तौर पे भी गलती हुआ एक तरीके से। तो ये इड है, जब हम सामने वाले का सोचते नहीं है कि हमारे एक्ट से, हमारे काम से सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमको इससे खुशी मिल रही, हम भाई करेंगे ये काम, दूसरे का नहीं सोचेंगे, ये इड हो गया। लेकिन जब इंसान का जहन बहुत बेहतर हो जाए, डीप थिंकर हो जाए, ओवर थिंकर नहीं, डीप थिंकर और ओवर थिंकर में बहुत फर्क होता है। आप किसी भी चीज को नेगेटिवली बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, जो परेशानी आपके अंदर नहीं है, जो आपकी जिंदगी में नहीं है, वो भी सोच के आप पहले से माइंड में बैठा ले रहे हैं। ऐसा हुआ तो फिर कैसे चीजें सही होंगी, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, ये वो करके, ये सब ओवर थिंकिंग है। डीप थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी मसले पे आप बारीकी से सोचें। अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम भी है तो आप उसको बैठ के रोने के बजाय, शिकायत करने के बजाय, आप उसका अध्ययन करें और उसको सोचें कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, इतने सॉल्यूशन है तो कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेहतर है। ये सब होता है डीप थिंकिंग। अभी आई थिंक टुडेस थॉट में भेजे भी थे कल परसों। तो जब इंसान एक डीप थिंकर बन जाए, चीजों को, लोगों को, खुद को, और खुद के साथ साथ समाज को भी बेहतर तरीके से समझने लगे, लोगों के सुख दुख को समझने लगे, क्या चीज नैतिक है अनैतिक है, वो सब चीजें समझने लगे, तो इसका मतलब उसका इड जो है खत्म हो गया, उसका बचपना खत्म हो गया और उसके अंदर सुपर ईगो डेवलप हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो इड और सुपर ईगो वाला है ना, ये बाद में आया, और कांट ने जो बात कही ये इड और सुपर ईगो के पहले कही। तो इसलिए कांट ने इड और सुपर ईगो वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक्चुअली में कांट भी यही बात कह रहे हैं कि हमेशा इंसान जो है अपने इड और सुपर ईगो के बीच में लड़ता रहता है, कंफ्यूज रहता है, किधर जाए। तो ठीक है, ईड और सुपर ईगो ही समझिए, वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कांट ने बस वर्ड जो है अलग इस्तेमाल किया।
तो कांट ने कहा कि इन दो वर्ड्स के बीच, इन दो चीजों के बीच में इंसान अपने मन में कंफ्यूज रहता है, वो हमेशा लस्ट के पीछे भागता है, विजडम जो है जरूरी है समाज के लिए। तो उसी विजडम की प्राप्ति की बात की कांट ने, और उसी से आपका कनेक्शन है कि एथिकल सिस्टम क्यों रिक्वायर्ड है, और वो रिक्वायर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी के लिए। कैसे? कांट ने बोला कि जब विजडम होगा, लस्ट और डिजायर को छोड़ के जब इंसान के अंदर विजडम आएगा तो समाज बेहतर होगा। और वो विजडम लाने की प्रक्रिया कार्ल मार्क्स ने क्या बताया, कार्ल मार्क्स कह कांट ने क्या बताई, वो बताई सोशलाइजेशन। कि सोशलाइजेशन के थ्रू इंसान अपने लस्ट और डिजायर से किसकी तरफ बढ़ेगा? विजडम की ओर बढ़ेगा। अगर सोशलाइजेशन नहीं हुआ, सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की प्रक्रिया की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, इंसान जो है हमेशा ही, या उसके काम हमेशा ही लस्ट और डिजायर की तरफ जाएंगे, ना कि बेहतरी की ओर जाएंगे। और लस्ट और डिजायर की तरफ अगर इंसान जा रहा है, बार बार उधर ही झुकाव हो रहा है, तो वो समाज कभी भी बेहतर नहीं होगा। इसलिए समाज को बेहतर बनाने के लिए लस्ट और डिजायर को छोड़ के विजडम की ओर बढ़ने के लिए हमें जरूरत होती है एक एथिकल सिस्टम की। क्योंकि अगर एथिकल सिस्टम होगा तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया अगर हो रही है तभी तो समाज बन रहा है। अगर सोशलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो फिर समाज कैसे बनेगा? समाज और सामाजिकरण दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? जरूरी है। फंक्शनलिज्म की थियरी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो समझ में आया कि क्यों एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी के लिए एथिकल सिस्टम रिक्वायर्ड है। अब पहली क्लास में पहुंच जाइए। पहली क्लास में बताया गया था ना कि एथिक्स, एक एथिकल सिस्टम जो है कैसे समाज में वर्क करता है। तो उसमें टूल बताए गए थे कि कैसे, क्या टूल्स हैं, क्या औजार हैं एथिक्स को समाज में अप्लाई करने के। तो उसमें सोशलाइजेशन बताया गया था ना, तो वो सोशलाइजेशन यहाँ से देखिए आया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब कोई पूछे कि एक नैतिक व्यवस्था या एथिकल सिस्टम हमारे समाज के लिए क्यों जरूरी है, तो आप तुरंत फट से जवाब क्या देंगे कि सोसाइटी के अस्तित्व के लिए एक एथिकल सिस्टम बहुत ही जरूरी है। और वो अस्तित्व कैसे बना रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप कांट के जरिए दे सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? इसके अलावा सेकंड सेकंड क्या था? पहला तो हो गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी के लिए, समाज के अस्तित्व के लिए एक नैतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। An ethical system is required for the existence of society. Second is well functioning of society. सोसाइटी की वेल फंक्शनिंग के लिए भी एथिकल सिस्टम रिक्वायर्ड है। अच्छे तरीके से सोसाइटी फंक्शन करे, उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। कैसे? वो इसलिए कि कोई भी समाज जो है एक कंसेंसस से चलता है, ठीक है? एक जनरल कंसेंसस होता है, वैल्यू कंसेंसस होता है, जिससे कोई भी समाज बनता है। आप कोई भी अपना समाज उठाइए, छोटे लेवल से शुरू करिए, आप पाएंगे कि उसमें एक वैल्यू कंसेंसस होता है। वैल्यूज में एक समानता आपको दिखाई देती है, एक आपसी सहमति दिखाई देती है। वो सहमति किससे आ रही है? वैल्यूज से ही आ रही है। आप अपने मोहल्ले में झांकिए, आसपास झांकिए, देखिए, एक जनरल जो सामान्य सहमति आपको दिखाई देगी वो मूल्यों पर ही आधारित होती है। और अगर मान लीजिए कि एक सामान्य सहमति नहीं है, एक कंसेंसस जो है मौजूद नहीं है सोसाइटी में, तो हमेशा सोसाइटी में क्या रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। हमेशा जो है विरोधाभास दिखाई देगा समाज में। तो जब हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, विरोधाभास दिखाई देगा, तो समाज ना तो प्रोग्रेस करेगा, ना बेहतर तरीके से चल सकेगा।
तो विरोधाभास को खत्म करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कंसेंसस की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कंसेंसस बनता है वैल्यूज से ही। ये काम नहीं कर रहा। वो कंसेंसस बनता है किससे? वैल्यूज से। और वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं? वैल्यूज आ रहे हैं एथिकल सिस्टम से। तो एथिकल सिस्टम क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, विरोधाभास को खत्म करता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट और विरोधाभास किसी भी समाज से खत्म होंगे तो समाज ऑब्वियस सी बात है बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। अब हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट निकाल दीजिए, देश बेहतरी की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब देखिए कितने दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग होती है, ये होता है, वो होता है, देश इन्हीं सब चीजों में बर्बाद है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चीजों को बर्बादी की तरफ ही लेके जाती है। चाहे घर में छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट, अब देखिए भाई बहन में, या भाई भाई में, या सास बहू में, आप देखिए उस घर की क्या हालत होती है। परिवार जो है खत्म हो जाता है। एक ऐसे स्टोरी, रियल स्टोरी बता रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत हुआ बेटे की शादी से, बेटे की शादी हुई, बहू आई। अब जब बहू या फिर शादी हो जाती है तो ना बेटा सुनता है ना बहू सुनती है, दोनों अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि माँ बाप तक की नहीं सुनते। तो बीवी के चढ़ावे में जो है शौहर यानी कि बेटा आया, और बेटा जो है बीवी के चढ़ावे की वजह से माँ बाप के साथ सही से बर्ताव नहीं किया। तो इसकी वजह से माँ बाप ने क्या किया? बहू और बेटे को अलग घर दे दिया, अलग कारोबार करा दिया। अब वो अलग अलग होने की वजह से माँ बाप भी दुखी, बेटे भी दुखी। ठीक। अब इस दुख की वजह से क्या हुआ कि बेटे को ब्रेन हेमरेज हुआ। अब ब्रेन हेमरेज से बेटे की हालत खराब, और इधर बाप की टेंशन से वो भी हार्ट के पेशेंट हो गए। फिर बेटा वापस घर आ गया, और ब्रेन हेमरेज की हालत की वजह से अब समझिए कि वो एबनॉर्मल हो गया। अब इस एबनॉर्मलिटी की वजह से धीरे धीरे उसकी परेशानी बढ़ती गई, और एक दिन बेटे की भी डेथ हो गई। बेटा की डेथ, उसके बाद बाप और परेशान, और फिर बाप की भी कुछ महीने बाद डेथ हो गई। अब इसमें देखिए जब बेटे की डेथ हुई तो बाप को बीवी ने जो है उसके जनाजे में शामिल होने भी नहीं दिया, वो और बड़ा दुख हो गया। तो पूरा परिवार बर्बाद हुआ ना, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बर्बाद हुआ। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, अगर विरोधाभास नहीं होता विचारों में, बातों में, तो परिवार क्या करता? परिवार का फंक्शन बेहतर तरीके से चलता है, एक वेल फंक्शनिंग होती परिवार की। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने की वजह से धीरे धीरे वो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता गया, क्योंकि कोई कंसेंसस बन ही नहीं रहा था, कोई सहमति किसी चीज पर बन ही नहीं रही थी। सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में ही एनर्जी और टाइम धीरे धीरे वेस्ट होता गया, और कहानी बस से बदतर होती गई। तो इसलिए एथिकल सिस्टम यही चीज अप्लाई कर दीजिए समाज में। एथिकल सिस्टम भी उसी तरीके से रिक्वायर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, एनर्जी को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि वेल फंक्शनिंग के लिए एथिकल सिस्टम उतना ही इम्पोर्टेंटली रिक्वायर्ड है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी एथिकल सिस्टम रिक्वायर्ड है। वही पहले और दूसरे को मिक्स करके यहाँ पे तीसरे में डाल दीजिए। एक अच्छा एथिकल सिस्टम होगा तो जाहिर सी बात है सोसाइटी भी बहुत बेहतर होगी। अब कोई भी ऐसी सोसाइटी उठाइए जहां, अब कोई भी सोसाइटी उठाइए और सोचिए कि ये सोसाइटी अच्छी है, ये सोसाइटी बुरी है, ये समाज अच्छा है, ये समाज बुरा है। आपका जो बेसिक पैरामीटर होगा ये चेक करने का, इवेल्युएट करने का कि ये बेहतर है, ये नहीं बेहतर है, वो होंगे वैल्यूज। और वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होंगे, शुरू में बताया गया था कि वैल्यूज इवेल्युएट करने में हेल्प करती हैं, जजमेंट करने में हेल्प करती हैं। तो अब कोई भी समाज आप देख रहे हैं, उसको आप अच्छा या बुरा इसी बेसिस पे कह रहे हैं कि उसकी वैल्यूज कैसी हैं। तो समाज की अच्छाई या बुराई किस पे डिपेंडेंट है? वैल्यूज पे। और वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं? एथिकल सिस्टम से आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी कोई भी बहुत बेहतर हो, या अपनी ही सोसाइटी का मान लीजिए बहुत प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आपकी सोसाइटी में अच्छी वैल्यूज पनपें। अच्छी वैल्यूज कोई भी हो सकती है, केयर हो सकता है, लव हो सकता है, करेज हो सकता है,
फॉरगिवनेस हो सकती है, हार्ड वर्क हो सकता है। ये सब वैल्यूज जब सोसाइटी के अंदर आएंगे तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। और जब ये सब वैल्यूज आएंगी, इक्वालिटी हो गया, हार्ड वर्क हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है वो समाज बहुत बेहतर समाज कहलाएगा। तो ये सब वैल्यूज भी कहाँ से आ रही हैं? एक अच्छे एथिकल सिस्टम से ही आ रही हैं। तो सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी एथिकल सिस्टम उतना ही रिक्वायर्ड है। कोई दिक्कत है किसी को?